मेरी एक आइस कोल्ड फीमेल सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उसे क्वालिटी जीन सप्लाई करता हूँ। वो मुझे 5 मिलियन पे करती है। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो हम बराबर, और मैं चला जाता हूँ। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड निकला। वो जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट हो गई। डिलीवरी रूम के बाहर सब लोग अराजकता में भाग रहे थे। मैंने छोटे जुड़वा बच्चे को, जिसकी रोने की आवाज कमजोर थी, पकड़ा और पैसे के साथ भाग गया। 6 साल तक मैंने मुर्गियां पाली, सब्जियां उगाई और अपने बेटे को अच्छे से पाला। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ 3 पहिया वाहन लेकर शहर गया, सब्जियां बेचने। और एक लग्जरी कार मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। उसमें से एक छोटा लड़का सूट और टाई में उतरा। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिख रहा था। मेरे बेटे ने कहा, पापा, तुमने मेरी पीठ पीछे शहर में एक और बच्चा पैदा कर लिया, कब? मेरे बेटे जिया मिन्हो ने वो लाइन पूरे फेफड़ों से और बिना किसी शर्म के बोली। उस समय सब्जी बाजार की हर आंटी और अंकल ने एक साथ मेरी तरफ सिर घुमा दिए। मैं फंस गया, मेरा दिमाग खाली हो गया। और जो गोभी मैं बेचने वाला था वो लगभग मेरे हाथ से छूट गई। ठंडा पसीना मेरी कनपटी से बहने लगा। मैंने कभी अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं सोचा था कि 6 साल की शांतिपूर्ण देहाती जिंदगी ऐसे खत्म होगी। लग्जरी कार से उतरा वो छोटा लड़का छोटा सूट और छोटी बोटाई पहने था। वो हर तरह से बॉसी छोटे सीईओ टाइप का लग रहा था। वो हमारे साथ उसी सदमे के साथ देख रहा था जैसे मेरा बेटा, लेकिन उसमें अतिरिक्त जांच और उत्सुकता थी। फिर उसके पीछे कार का दरवाजा फिर खुला। सबसे पहले एक लंबी टांग और ब्लैक स्टॉकिंग बाहर निकली। फिर वो चेहरा जो मेरे डीएनए में जल गया है, वो जो मुझे दुष्नपनों से जगा देता है, शिन बिंग। 6 साल हो गए और वो एक बिट भी नहीं बदली थी। चेहरा पाले जैसा, आंखें मारने लायक ठंडी। वही फर्क ये था कि इस पल उसके हमेशा अपरिवर्तनीय आइस कोल्ड चेहरे पर कुछ असामान्य का हल्का निशान दिखाई दिया। उसकी नज़र सबसे पहले शिया मिन्हो के छोटे चेहरे पर पड़ी, जो गंदगी से सना हुआ था, लेकिन मेरा स्पिटिंग इमेज था। फिर धीरे धीरे वो छोटे सूट वाले लड़के की तरफ घूम गई। दो एक जैसे लड़के, एक पैच वाली जीन्स में मिट्टी के बंदर जैसा जंगली, दूसरा टेलर्ड छोटे सूट में राजकुमार जैसा साफ। हवा ठहर गई। मेरा दिल 180 की स्पीड पर पहुंच गया। पापा, कुछ बोलो ना। क्या तुमने शहर में दूसरा परिवार बना लिया? घर पे मेरे और वोंग दावा का क्या? बकवास बंद करो, वोंग दावा तो कुत्ते का सरपंच है। मैंने जिया मिन्हो के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो फिर से बकवास ना कर दे। मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान निकाली जो रोने से भी बदतर लग रही थी, और बोला, बच्चे अजीब अजीब बातें करते हैं। हाँ, बच्चे अजीब अजीब बातें करते हैं, दिल पर मत लो। शिनबिंग ने मुझे इग्नोर कर दिया। उसकी नजर दो तेज स्कैल्पल जैसी थी, धीरे धीरे मेरे और जिया मिन्हो के हर इंच को चीर रही थी। और उसके पीछे दो ब्लैक सूट वाले आदमी बिना आवाज के हमारी तरफ बढ़ रहे थे। भागो। मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक विचार था। तो मैंने 3 पहिया वाहन का थ्रॉटल नीचे दबा दिया। वो वाहन जो 6 साल से मेरे साथ था, खड़खड़ाने लगा, जैसे किसी भी पल टूट सकता है। वो आगे लपका। मैं और सब्जियों का पूरा लोड बाजार में घुस गया। शिनबिंग की ठंडी आवाज मेरे पीछे गूंजी, उसे रोक लो, भागने मत देना, वरना तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं पहले दिन खुद को रोड का किंग कहता था। मैंने थ्रॉटल पूरा दबा दिया। 3 पहिया वाहन बाजार की तंग गलियों में पागलों की तरह फटा। मैंने 2 फल की दुकानें उखाड़ दी और टमाटरों का पूरा ढेर कुचल दिया। आंटियों और अंकलों की चीखें और पीछे भागते बॉडीगार्ड्स के पद्मों की आवाज मिल गई। पापा, तुम बहुत कूल हो, जैसे मूवी है। जिया मिन्हो मेरी गोद में उत्साह से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं कि हम खतरे में हैं। मैंने कहा, कूल कुछ नहीं, हम अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन मेरा 3 पहिया वाहन कभी इतना तेज नहीं हो सकता था। जैसे ही मैं बाजार से बाहर निकला, एक ब्लैक लग्जरी कार कट कर मेरे सामने आ गई और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कहीं जाने की जगह नहीं थी। दो बॉडीगार्ड्स ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ा और वाहन से उठा लिया, जैसे मैं कुछ भी वजन ना हूं। मुझे कार के हुड पर दबा दिया गया। मेरा गाल ठंडी पेंट पर दबा हुआ था। जिया मिन्हो को दूसरे बॉडीगार्ड ने उठा लिया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। वो छोटे सूट वाले लड़के को मुंह बना रहा था। सूट वाला लड़का बस हाली खाली देख रहा था। शिनबिंग अपनी हील्स में मेरी तरफ आई, एक एक डेलिब्रेट कदम उठाते हुए। जेवू, उसने मेरा नाम लिया, धीरे से, लेकिन मेरे पूरे शरीर ने झटका खाया। बहुत दिनों बाद मिले। मैंने जबरदस्ती अपना सिर ऊपर किया और अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान फैलाई। माचिन, क्या संयोग है, सब्जियां खरीदने भी आए हो? शिनबिंग के मुंह का कोना हिला। उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो बॉडीगार्ड की गोद में जिया मिन्हो को देखने के लिए झुकी। उसने हाथ बढ़ाया जैसे उसके गाल को छूने के लिए। ये देखकर जिया मिन्हो ने गर्दन पीछे खींच ली और शक से उसे देखा। तुम कौन हो? मेरी सौतेली मां बनने की कोशिश भी मत करना। मेरे पापा तो वोंग दावा पेक हैं। मैंने आखिरी बार कहा, वोंग दावा कुत्ता है।
शिनबिंग का हाथ बीच में ही रुक गया। उसने धीरे से सांस ली और खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर मेरे ऊपर पड़ी, ऐसी नजर जो मार सकती थी। 6 साल पहले मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सही कहा। शिनबिंग की आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के नीचे ज्वालामुखी फटने को तैयार था। मैंने महसूस किया कि बॉडीगार्ड का मेरे कंधों पर पकड़ और कस गई। मान लूं तो मर गया, इनकार करूं तो भी मर गया। बेहतर है कुछ न बोलूं। तो मेरी आंखें इधर उधर घूमी और मैंने जल्दी से अपनी सबसे हैरान और इनोसेंट एक्सप्रेशन लगा ली। जुड़वा? मिस शिनजी, मुझे कोई आइडिया नहीं आप क्या बात कर रही हैं। मैंने जिया मिन्हो की तरफ इशारा किया, जितना हो सके उतना ईमानदार बनते हुए। ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई और भाभी कार एक्सीडेंट में मर गए। मैंने उसे अकेले पाला है, आसान नहीं था। मैंने झूठ बेचने के लिए कुछ आंसू भी निकालने की कोशिश की। देखो वो मुझसे कितना मिलता है। लोग हमेशा कहते हैं कि भतीजे चाचा पर जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैं खत्म करने से पहले जिया मिन्हो ने भौएं चढ़ाकर बीच में काट दिया। पापा तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा भाई कब से हो गया? तुम्हारे दादा दादी तो बहुत पहले चले गए, भूल गए क्या? मैंने अपने गद्दार बेटे को घूरा और मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैं चाहता था कि जमीन फट जाए और मुझे निगल ले। ये शिंजे का बर्थ सर्टिफिकेट और उस समय के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं। उसकी आंखें मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए लॉक हो गईं। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इंक्यूबेटर बी में रखा मेल शिशु जन्म के 3 घंटे बाद गायब हो गया। मेरी छाती सिकुड़ गई। लापरवाही। मैं भागने पर इतना फोकस था कि सबूत नष्ट करना भूल गया। संयोग? ये संयोग होना चाहिए। शिनबिंग बात खत्म कर चुकी थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर कहा, इसे क्लाउड समिट एस्टेट ले जाओ और हमारे वकील से संपर्क करो। मैं तुरंत पैटर्निटी टेस्ट चाहती हूं। बॉडीगार्ड ने कहा, जी मिस शिन। और बस 2 बॉडीगार्ड्स ने मुझे उठाया और ब्लैक लग्जरी कार के पीछे अपराधी की तरह ठूस दिया। जिया मिन्हो को भी ले लिया गया। वो बिल्कुल नहीं डरा। वो पहले से ही लेदर सीट्स पर हाथ फेर रहा था। पापा, ये तुम्हारे 3 पहिया वाहन से कहीं ज्यादा आरामदायक है, बस इतना तेज नहीं। तेज होने का क्या फायदा? वे हमें पकड़ ही लिए। काफिला सीधा शहर के किनारे के एलीट रेजिडेंशियल एरिया क्लाउड समिट एस्टेट की तरफ चला। सिर्फ नाम से ही कीमत का अंदाजा हो जाता था। थोड़ी देर बाद कार एक टीले जैसी विला के सामने रुकी। जामिन हो और मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया। वो इतना बड़ा था कि ट्रैक मीट हो सकती थी। छत पर क्रिस्टल झूमर से मेरा सिर चकरा गया। जामिन हो ने कभी इतनी लग्जरी वाली घर नहीं देखा था। वो अंदर घुसते ही पागल हो गया, बार बार कारपेट पर लुढ़कने लगा। शिन बिंग रूम के सिरे पर सोफे पर बैठी। छोटा लड़का, जिसे शिनजे कहा जाता था, चुपचाप उसके बगल में बैठा था। वो टैबलेट पकड़े था, लेकिन उसकी आंखें बार बार जामिन हो की तरफ जा रही थीं, जो फर्श पर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। एक ही मां से जन्मे, कॉन्ट्रास्ट इससे ज्यादा चरम नहीं हो सकता था। शिनबिंग ने आखिरकार बोला, जाओ, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। 6 साल पहले का 5 मिलियन लौटा दो, बच्चे को यहां छोड़ दो और तुम आजाद हो। मेरा पेट बैठ गया। वो 5 मिलियन देहात में घर बनाने, जमीन खरीदने, मुर्गियां पालने में लग गया था। ये हमारे 6 साल के खर्चे भी थे। मुश्किल से कुछ बचा था, लेकिन पैसे से ज्यादा वो मुझसे जामिन हो को छोड़ने को कह रही थी। मैं इसे कैसे स्वीकार करता? मैंने अपने बेटे को देखा, जो कारपेट पर दौड़ रहा था और बिना किसी फिक्र के हंस रहा था। वो था जिसे मैंने 6 साल तक अपनी पूरी ताकत से पाला था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार शिन बिंग को सीधे आंखों में देखा। माचिन, मैं पैसे लौटाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन जामिल हो मेरा बेटा है। मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा बेटा? वो ऐसी लग रही थी जैसे मैंने कभी का सबसे मजेदार मजाक कहा हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत भूलो, तुम सिर्फ जीन डोनर थे। मैंने गर्दन अकड़ाई और जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि अगर जुड़वा हो जाए तो क्या करना है। और वो बच्चा जन्म के समय इतना कमजोर था, डॉक्टर ने भी कहा था कि वो बच नहीं सकता। मैंने उसे देहात ले जाकर चम्मच चम्मच चावल का दलिया, पुरानी घरेलू दवाओं से खिलाया, जब तक वो ठीक नहीं हो गया। ये सच था, उसने समय से पहले डिलीवर किया था। जामिन हो छोटा और पतला था, और उसकी रोने की आवाज़ बिल्ली के बच्चे से भी कम थी। मैं उसके साथ भागा था, आधे पैसे के लिए, इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि ये आइस कोल्ड औरत सच में उसे नज़रअंदाज कर देगी। ये सुनकर शिनबिंग के एक्सप्रेशन में कुछ बदला, लेकिन लगभग तुरंत फिर जम गया। मुझे प्रोसेस की परवाह नहीं, मुझे रिजल्ट की परवाह है, और रिजल्ट ये है कि तुमने मेरा पैसा चुराया और मेरा बेटा चुराया। वो खड़ी हो गई। वो मुझे नीचे से देख रही थी। टेस्ट रिजल्ट्स आने तक न तुम न तुम्हारा बेटा कहीं जाएगा, वरना मैं तुम्हें असली निराशा दिखाऊंगी। किले में रहने के पहले दिन मुझे पता चला कि अमीर लोग बोरिंग लाइफ को क्या कहते हैं। शिन बिंग ने मेरे और जामिन हो के लिए गेस्ट रूम तैयार करवाया। वो गेस्ट रूम मेरे पूरे देहाती घर से बड़ा था। उसमें अपना बाथरूम, वॉक इन वार्डरोब और गोल्फ कोर्स का पूरा नज़ारा देखने वाली टेरेस थी।
जामिन हो खुशी से पागल हो गया। किंग साइज बेड पर उछल कूद कर रहा था। वो बहुत महंगी ड्यूवे को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा, क्या हम अब से यहीं रहेंगे? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, ये तो पुराने वांग के सूअर खाने से भी बड़ा है। मैं बेबस था। क्या वो बेहतर तुलना नहीं ढूंढ सकता? मैं उसके जितना खुश नहीं था। मैंने दरवाज़ा आजमाया, वो नहीं खुला। बाहर 2 ब्लैक सूट वाले पत्थर के पहरेदारों की तरह खड़े थे। खिड़कियों पर रेस्ट्रिक्टर लगे थे, वो सिर्फ थोड़ा सा खुलती थीं। शिन बिंग ने मुझे सच में अपराधी की तरह बंद कर रखा था। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। लंच का समय आया। एक नौकरानी हमें डाइनिंग रूम ले गई। लंबी डाइनिंग टेबल पर शानदार डिशेस लगी थीं। वेस्टर्न फूड, चाइनीज फूड, जापानीज फूड, जो चाहो सब। शिन बिंग टेबल के सिरे पर बैठी। शिनजे चुपचाप और साफ तरीके से उसके बाईं तरफ बैठा स्टेक को चाकू कांटे से काट रहा था। जामिन हो और मैं उनके सामने बैठे थे। जामिन हो ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने पूरा ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर पकड़ लिया और मुंह में ठूसने की कोशिश की। मैंने तुरंत उसे रोका। रख दो, हाथों से चबाना शर्मनाक है। ऐसा कहते हुए मैंने सही यूटेंसिल्स उठाए और उसके लिए लॉबस्टर छिलना शुरू कर दिया। मैंने मीट उसके बाउल में रख दिया। जामिन हो ने मुझे मीठी मुस्कान दी। थैंक यू पापा। उसने कांटा उठाया, लॉबस्टर का एक टुकड़ा कांटे में भोंका, लेकिन खाया नहीं, बल्कि उसे मेरे मुंह की तरफ बढ़ाया। पापा पहले खाओ। मेरा दिल पिघल गया। ये बच्चा बहुत समझदार था। मैंने मुंह खोला और खा लिया। टेबल के पास शिन बिंग के हाथ चाकू कांटे पर रुक गए। वो हमारे एक्सचेंज को अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उसके बगल में शिनजे ने भी खाना बंद कर दिया था। वो चुपचाप हमें देख रहा था। शिन बिंग ने गला साफ किया और साइलेंस तोड़ा। उसका टोन कोई बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। जामिन हो, आज से तुम सही मैनर्स सीखोगे। टेबल पर चिल्लाना नहीं, हाथों से खाना नहीं, तुम चाकू काटा इस्तेमाल करना सीखोगे। समझ गए? जामिन हो ने लॉबस्टर से भरे मुंह से पूछा, मैनर्स क्या होते हैं? क्या उन्हें खाया जा सकता है? शिन बिंग की भौं सिकुड़ी और बोली, शिनजे, इसे दिखा दो। शिनजे ने अपने यूटेंसिल्स रखे, नया सेट उठाया और जामिन हो को शांत आवाज में दिया, इन्हें ऐसे पकड़ते हैं। जामिन हो ने उसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन जोरदार खड़ाक से काटा फर्श पर गिर गया। जाओ झुककर उसे उठाने गया और सीधा टेबल के पैर से सिर टकरा गया। वो चीखा और पूरा डाइनिंग रूम अराजकता में बदल गया। मैंने बेचैन नौकरानी को देखा, फिर शिन बिंग के और भी गहरे एक्सप्रेशन को देखा और चुपचाप दोषी संतुष्ट महसूस किया। देहाती लोगों को तुच्छ समझने का नतीजा। मेरा बेटा अकेला तुम्हारा पूरा किला गिरा सकता है। थोड़ी देर बाद हम किसी तरह भोजन पूरा कर पाए। शिन बिंग ने शिनजे को बुलाया और उसे बहुत महंगे लगने वाले खिलौनों का पूरा ढेर थमा दिया। अपने भाई को टॉय रूम ले जाओ। फिर उसने जामिन हो को ठंडे से देखा। ये सब तुम्हारे हैं, जो चाहो ले लो। वो मेरे बेटे को खिलौनों से रिश्वत देना चाहती थी। मेरे अंदर अलार्म बजने लगे। वो मेरे शुद्ध दिल वाले लड़के को पैसे से भ्रष्ट करना चाहती थी। कोई चांस नहीं। फिर 2 एक जैसे छोटे लड़के पहली बार ठीक से साथ खड़े हुए। शिनजे ने ट्रांसफॉर्मर खिलौना पकड़ा हुआ था। थोड़ा अनिश्चित लग रहा था। जाओ उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया, फिर हाथ बढ़ाकर उसके कपड़ों को छूने लगा। तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा सच में बहुत अच्छा है। मेरे पापा की अंडरवेयर से कहीं ज्यादा सॉफ्ट। शिनजे का चेहरा गुलाबी हो गया। ये सिल्क है, उसने धीरे से कहा। जाओ ने शिनजे का हाथ पकड़ लिया। मुझे मजेदार जगह पता है, चलो साथ रखना। जाओ शिनजे को पीछे के गार्डन में बड़े पेड़ तक ले गया। देखो ये। जाओ ने आस्तीन चढ़ाई, दोनों हथेलियों में थूक लगाया और बिना किसी मेहनत के पेड़ पर चढ़ गया। वो एक डाल पर बैठ गया और चौड़ी आंखों वाले शिनजे को नीचे से देखने लगा। चढ़ाओ, ऊपर का नजारा बहुत अच्छा है। शिनजे ने गर्दन ऊपर की, चाहत और डर दोनों के साथ। मैंने कभी पेड़ नहीं चढ़ा, मुझे नहीं पता कैसे। डरने की कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। हाथ यहां, पैर वहां, बस बिल्कुल ऐसे। जाओ के चीयर करने पर शिनजे ने सच में चढ़ना शुरू कर दिया, अजीब लेकिन दृढ़। मैं पेड़ से टेक लगाकर देख रहा था। फिर मेरे पीछे से शिनबिंग की आवाज आई, जाओ, तुम्हें लगता है बच्चे को पालने का ये तरीका उसे कैसा भविष्य देगा? मैं मुड़ा। वो वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्का मजाक उड़ाने वाला भाव था। क्या तुम उसे पक्षी के घोंसले लूटकर गुजारा करने या पहाड़ों में शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पेड़ पर संघर्ष कर रहे छोटी आकृति की तरफ इशारा किया। माचिन, मैं उसे अरबों डॉलर की विरासत नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे खुशहाल बचपन दे सकता हूं। मैं उम्मीद नहीं करता कि वो कोई मास्टर बने, बस वो खुश रहे, बस यही मायने रखता है। और देखो, तुम्हारा बेटा भी अभी काफी खुश लग रहा है, शायद पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। शिन बिन ने मेरे इशारे का पीछा किया। जिन्हों की मदद से शिनजे आखिरकार निचली डाल पर पहुंच गया था। वो तने को घबराए हाथों से पकड़े था, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी थी जो पूरी तरह नई लग रही थी। दोनों लड़के डाल पर साथ साथ बैठे थे।
जामिनहो दूर की तरफ इशारा कर शिंजे को गांव पर अपने लेजेंडरी राज के बारे में बता रहा था। शिनबिंग की आंखों में कुछ चमका, वो चुप हो गई। फिर अचानक तेज चटाख। शिंजे जिस डाल पर बैठा था वो वजन से टूट गई। वो चीखा और उसका शरीर एक तरफ झुक गया, वो गिर रहा था। शिनबिंग ने आतंक से चीख मारी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा दिल गले में आ गया। ये कैसा कमजोर पेड़ है। जामिन्हो ने तुरंत रिएक्ट किया। वो छोटे बंदर की तरह लपका, दोनों हाथों से शिंजे की कमर पकड़ ली। डरो मत, मुझे पकड़ लो। जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिंजे को गिरने से बचाने की कोशिश की, लेकिन मोमेंटम ने दोनों को डाल से नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से डाल नीची थी। वे घने घास पर गिरे और एक दूसरे पर लुढ़क गए। शिनबिंग और मैं दोनों दौड़े। उसने शिंजे को पकड़ा और कसकर पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? गिरने से चोट तो नहीं आई? उसने उसे सिर से पैर तक चेक किया। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया। जामिन्हो ने कहा, पापा, मेरा पिछवाड़ा 8 टुकड़ों में बढ़ गया। लेकिन तुरंत शिंजे की तरफ मुड़ा। अरे छोटे सूट, तुम ठीक हो? शिंजे अभी भी कांप रहा था और सिर हिलाया। फिर उसने जामिन्हो को देखा और धीरे से कहा, थैंक यू, वरना मैं बुरी तरह गिर जाता। ये पहली बार था जब उसने खुद जामिन्हो से बात की। शिनबिंग ने चेक पूरा किया और पाया कि शिंजे की सिर्फ कोहनी छिल गई है। उसने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन तुरंत अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। जाओ, तुम इसे खुशहाल बचपन कहते हो? उसे मेरा बेटा इतने खतरनाक काम में घसीटने दो। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर जेल में रखवाती। ये औरत पूरी तरह अनुचित थी। मैंने अभी मुंह नहीं खोला था कि जामिन्हो ने भौं चढ़ाकर आगे बढ़कर कहा, इसका मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं। पेड़ चढ़ाने के लिए ले जाने वाला मैं था। असली मर्द छोटी सी गिरने पर नहीं रोता। देखो, मैं रोज गिरता हूं और ठीक हूं। उसने अपनी छोटी छाती फुलाई और मेरे सामने एक छोटे मुर्गे की तरह खड़ा हो गया जो मुर्गी की रक्षा कर रहा था। और मैंने उसे बचाया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर शिनबिंग ठंडी पड़ गई। उसने उस लड़के को घूरा जो उसके बेटे जैसा दिखता था, लेकिन खुद को छोटे स्ट्रीट ब्रॉलर की तरह पेश कर रहा था। इस बार उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मॉम, इसका उसका दोष नहीं, मैंने खुद चढ़ना चाहा था। शिनबिंग का चेहरा कई रंग बदल गया। शायद उसने पहले कभी दो बेटों से एक साथ गद्दारी नहीं देखी थी। उसने ठंडी सांस ली, शिंजे को उठाया और बिना पीछे देखे अंदर चली गई। मैं झुका और जामिन्हो के बाल रफल किए। तुम अभी बहुत बहादुर थे। तुमने सच में मेरी रक्षा कर ली। जामिन्हो ने गर्व से ठोड़ी ऊपर की। बिल्कुल, मैं तुम्हारा बेटा हूं। बहादुरी मेरी आदत है। सतह पर लग रहा था कि इस राउंड में मैं हार गया, लेकिन मैं जानता था कि मैंने दोनों लड़कों के दिलों में एक बीज बो दिया था। उस शाम शिनबिंग ने फाइनेंशियल अटैक से स्कोर बराबर करने की कोशिश की। उसने नौकरानी से जामिन्हो के गेस्ट रूम में एक पूरा कमरा खिलौनों से भरवा दिया। रिमोट कंट्रोल रेसिंग कारें, लेगो किले, लिमिटेड एडिशन फिगर्स छोटे पहाड़ की तरह ढेर थे। ये सब तुम्हारे लिए हैं। शिनबिंग दरवाजे पर खड़ी थी, एक्सप्रेशन पहले जैसा ठंडा। अच्छे बनोगे तो और भी मिलेंगे। ये आ गया कैपिटलिस्ट करप्शन समय पर। मैंने जामिन्हो को घबरा कर देखा। उसने खिलौनों के ढेर में अच्छी देर तक खुदाई की। फिर उसने ढेर में सबसे सस्ती प्लास्टिक वाटर गन उठाई और उम्मीद भरी नजर से मुझे देखा। पापा, मुझे ये पसंद है। क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल। उसने तुरंत खुशी से छत पर फायरिंग शुरू कर दी। जब वो थक गया तो आकर मुझे खींचा। पापा, मुझे कहानी सुनाओ। वो वाली सुनाओ जिसमें तुमने गांव से जंगली सुअर को भगाया था। मैंने कभी जंगली सुअर नहीं भगाया। सुअर ने मुझे 3 किलोमीटर तक दौड़ाया था। मैंने गला साफ किया और घटनाओं का जीवंत, पूरी तरह गढ़ा हुआ वर्जन शुरू किया। जामिन्हो पूरी खुशी से सुन रहा था और जल्दी ही मेरी गोद में सो गया। मैंने उसे पकड़ा और सावधानी से बेड पर लेटा दिया। जब मैं मुड़ा तो शिनबिंग अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नज़र उन महंगे खिलौनों पर घूमी जिन्हें जामिन्हो ने बिना सूचे छोड़ दिया। फिर उसने मेरी गोद में आराम से सोते लड़के को देखा और उसके एक्सप्रेशन में वो गहराई थी जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैं उसके पास गया और आवाज़ नीची की। मिच, तुम देख रही हो कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे पिता का प्यार। तो हमेशा हमें पैसे से खरीदने की कोशिश मत करो। मैंने जानबूझकर छाती फुलाई, कुछ गरिमा वापस पाने की कोशिश में। शिनबिंग बहुत देर तक चुप रही। मैं सोच रहा था कि वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मुझे गुस्से में बाहर फेंकवा देगी। इसके बजाय उसने सिर्फ इतना कहा, कल पैटर्निटी टेस्ट के सैंपल्स एनालिसिस के लिए जाएंगे। तुम बेहतर यही उम्मीद करो कि वो मेरा बेटा ना निकले। ऐसा कहकर वो मुड़कर चली गई। उसकी अकेली आकृति को देखते मेरा छोटा सा विजय का पल चुपचाप फीका पड़ गया। ये औरत शायद मेरे सोचे से ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन वो विचार ठीक 3 सेकंड तक रहा, क्योंकि मुझे अचानक याद आ गया कि जाओ 100% उसका बेटा है। जैसे ही वो रिजल्ट्स आएंगे मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह जल्दी फैमिली डॉक्टर पूरे किट के साथ आए। जामिन्हो, शिंजे और मैं सोफे पर एक लाइन में बैठे थे, ब्लड ड्रॉ होने का इंतजार कर रहे थे।
शिंजे को ये आदत थी, वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ आगे बढ़ा दिया। जामिन्हो ने कभी ब्लड नहीं निकलवाया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से मेरी गर्दन से चिपक गया। पापा, मुझे सुई नहीं चाहिए। सुई से लोग मर जाते हैं, मैं नहीं मरना चाहता। मैंने कहा, डरो मत। ये बिल्कुल मच्छर के काटने जैसा लगता है, दर्द नहीं होता। सच में? सच में? जब मैं उसे शांत कर रहा था, मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मुझे सैंपल में छेड़छाड़ करने का कोई तरीका ढूंढना था। मेरी नज़र टेबल पर रखे कलेक्शन ट्यूब्स पर पड़ी। डॉक्टर ने पहले शिंजे का ब्लड निकाला और उसका लेबल चिपका दिया। फिर जामिन्हो की बारी थी। वो दुनिया खत्म होने जैसी चीख रहा था, मेरी गोद में तड़प रहा था। नो सुई, नो सुई। डॉक्टर और दो नौकरानियां सब उसके चारों ओर जमा हो गईं। कमरा पूरी अराजकता में बदल गया। मेरा मौका। जब हर नज़र जामिन्हो पर थी, मैंने चुपचाप अपना नाखून अपने बाजू पर जोर से खींचा। वो सच में दर्द हुआ। जैसे ही डॉक्टर ने जामिन्हो में सुई लगाई, मैं उसे शांत करने के बहाने झुका और अपना हाथ उसके बाजू के नीचे सरका लिया। मेरे ब्लड की एक बूंद चुपचाप जाओ के नाम वाले ट्यूब में गिर गई। ये सब करके मैंने लंबी शांत सांस ली। अगर टेस्ट रिजल्ट्स ये कंफर्म कर दें कि जाओ और शिनबिंग खून के रिश्तेदार नहीं हैं, तो उसके पास मुझे और जामिन्हो को रखने का कोई कारण नहीं रहेगा। कितना स्मार्ट हूं मैं, लगभग जीनियस हूं। ब्लड निकालने के बाद डॉक्टर ने हम तीनों से चीक स्वाब सैंपल भी लिए। डबल चेक, उसने कहा। लापरवाही। मेरा पेट फिर बैठ गया। मैं उन सील किए सैंपल बैग्स को देख रहा था और लग रहा था जैसे सैंपल नहीं, मेरी मौत का वारंट देख रहा हूं। उस दोपहर शिनबिंग को ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना था। जाते समय उसने खास तौर पर मुझे और जमीनों को बुलाया। शिंजे का पियानो टीचर आज लेसन के लिए आ रहा है। जाहो, अपने आप को संभाल कर रखना, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। फिर उसने मुझे तेज नज़र से देखा और कहा, और अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं रख सके तो मैं खुद करूंगी। वो मुझे धमका रही थी। मैं आसानी से नहीं डरता। शिनबिंग के जाने के बाद एक मिडिल एज्ड मैन टेल कोट पहने, बाल पीछे की तरफ चिकने करके अंदर आया। वो शिंजे का पियानो टीचर था, शायद कोई इंटरनेशनल रिनाउन मास्टर। मास्टर एक भव्य पियानो पर बैठ गया जो करोड़ों का लग रहा था। शिंजे आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में बैठ गया। कमरे में अमीर मेलेडी भर गई। जमीनों चौड़ी आंखों से पास आया, पियानो पर झुककर देखने लगा। ये चीज खुद गाती है। मास्टर ने हल्का भौं चढ़ाया, लेकिन अपने कंपोजर को बनाए रखा और जाहो को इग्नोर कर दिया। जब पीस खत्म हुआ तो मास्टर शिंजे की टेक्निक सुधारने लगा। गलत। ये पैसेज पावरफुल और पैशनेट होना चाहिए। जो तुम कर रहे हो वो ढीला और बेजान है। कलाई ऊपर। कितनी बार कहना पड़ेगा? क्या तुम सुअर हो? इतना आसान स्कोर भी याद नहीं रख सकते? मास्टर का व्यवहार और खराब होता गया और उसकी आवाज जोरदार होती गई, बिना किसी गरिमा के गालियां देते हुए। शिंजे सिर झुकाए बैठा था, चेहरा लाल, आंखों में आंसू भरे, लेकिन गिरने नहीं दे रहा था। मैं देखकर ही गुस्से से भर गया। ये कैसा मास्टर था? वो छात्र को पढ़ा रहा था या कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा था? जमीनों ने भी काफी देख लिया था। वो पियानो की तरफ बढ़ा और कीज पर जोर से हाथ पटका, जिससे कमरे में सब चौंक गए। जमीनों ने मास्टर की तरफ उंगली तानी और चिल्लाया, तुम उसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। तुम सुअर हो, तुम्हारा पूरा परिवार सुअर है। तुम रूट छोटे शैतान, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मास्टर का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। वो खड़ा हो गया। जमीनों ने हाथ कमर पर रखे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुमने उसे एक और बुरी बात कही तो मैं तुम्हारे पियानो पर पेशाब कर दूंगा। मैंने मुस्कान छिपाई। मेरा बेटा कोई मजाक नहीं कर रहा था। मास्टर गुस्से से कांप रहा था। उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये है वो बेटा जिसे तुमने पाला, बिल्कुल मैनर्स नहीं। मैं आराम से चला। मैंने जमीनों को अपने पीछे कर लिया। मेरे बेटे की भाषा खुरदुरी है, लेकिन वो गलत नहीं। मैंने शिंजे को देखा। बच्चे सिखाए जाते हैं, उन पर चिल्लाया नहीं जाता। तुम्हारा तरीका सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। इसका क्या फायदा? मास्टर ने मुझे तिरस्कार से देखा। तुम्हें आर्ट के बारे में क्या पता? क्या कभी किसी कंट्री बम्पकिन ने मास्टरपीस सुना भी है? मैंने मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी संगीत भी लोगों के सुनने के लिए बजाई जाती है। जो आर्ट लोगों को दुखी करे वो बेकार है। ऐसा कहकर मैं पियानो के पास गया। मैंने आस्तीन चढ़ाई। सिर्फ पियानो है, मैं भी बजा सकता हूँ। सबकी विश्वास भरी नज़रों के बीच में बेंच पर बैठ गया। मैंने गहरी सांस ली और यूनिवर्सिटी में जिस पीस को मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए जुनून से प्रैक्टिस किया था, उस तक पहुंचा। फिर मेरी उंगलियां कीज पर पड़ी और मैंने एक बच्चों का गाना बजाया। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया, बोल्ड और भावपूर्ण। और जब ये खत्म हुआ तो पूरा कमरा चुप हो गया। पियानो मास्टर का मुंह इतना खुला था कि अंडा रखा जा सकता था। शिंजे की आंखें चौड़ी हो गई, प्रशंसा से भरी। जमीनों ने ताली बजाई और मेरे बगल में गाना गाने लगा। लगता है मैंने इसे काफी अच्छे से बजाया। मैंने कैजुअल एयर में खड़े होकर मास्टर को भौं उठाई। क्या ये तुम्हारे लिए काफी पैशनेट था? मास्टर का चेहरा लाल और सफेद होता रहा। उसने मुझे काफी देर तक इशारा किया और एक शब्द नहीं बोल पाया। आखिरकार उसने आस्तीन पीछे फेंकी और कहा, वल्गर, आर्ट के लिए पूरी तरह शर्मनाक। उसने अपना बैग पकड़ा और तूफान की तरह बाहर निकल गया। जाते जाते उसने आखिरी तीर चलाया। मैं मिस शिन को सब रिपोर्ट करूंगा, तुम इंतजार करना। करो। क्या उसे लगा मैं उससे डरता हूं?
मास्टर के जाते ही शिंजे ने मुझे शुद्ध प्रशंसा से देखा। अंकल, वो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी छाती थपथपाई। बिल्कुल अच्छा लगा। सीखना है, मैं सिखाऊंगा। शिंजे मुस्कुराया, हाँ। और इस तरह उस दोपहर के बाकी समय क्लाउड समिट एस्टेट के भव्य लिविंग रूम में बच्चों के गानों की धुन गूंजती रही। जाहो ने गाना और नाच संभाला, मैंने पियानो संभाला, शिंजे ने ताली बजाई। 3 लोग, बस इतने में खुश होना काफी था। जब शिनबिंग मीटिंग के बाद थककर घर आई तो उसने जो देखा वो ठीक ऐसा ही हार्मोनियस सीन था जिसमें प्यार करने वाला पिता और सुंदर बेटा था। वो दरवाजे पर खड़ी 3 लोगों को लिविंग रूम में हंसते देख रही थी। 2 बच्चे और एक बड़ा आदमी, जितना स्वाभाविक हो सके उतना साथ में। वो गुस्सा होना भूल गई। शिंजे ने उसे सबसे पहले देखा। ममा, तुम वापस आ गई? वो दौड़ा। अंकल ने आज मुझे पियानो सिखाया, बहुत मजा आया। ये सुनकर शिनबिंग जड़ हो गई। ये पहली बार था जब उसने शिंजे को ऐसे मुस्कुराते देखा था। उसकी नज़र शिंजे के पार मेरे ऊपर पड़ी। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंडक नहीं थी, उसमें कुछ और था, कुछ खोजने वाला और अनिश्चित। क्या बर्फ पिघलने लगी थी? मैंने उसे स्मर्ग मुस्कान दी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका फ़ोन बजा। उसने जवाब दिया, कुछ वाक्य सुने और उसका एक्सप्रेशन तुरंत गिर गया। क्या? उसने मास्टर को भगा दिया और पूरा दोपहर बच्चों के गाने बजाए? ठीक है, समझ गई। उसने फ़ोन रखा और मेरी तरफ देखा। जो हल्की गर्माहट एक पल पहले थी, वो तुरंत फिर फ्रीजिंग के नीचे गायब हो गई। जावू, तुम सच में कुछ खास हो। तुम तारीफ कर रही हो, बस विनम्रता से, ईमानदारी से, दुनिया में टॉप 3 में से एक। शिनबिंग ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा रोका। कल शिंजे का स्कूल पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे मना रहा है। तुम जमीनों के साथ आओगे क्या? मैं क्यों आऊं? मैं उसकी मां हूं। तुम उसके दूसरे गार्डियन के रूप में आओगे। उसे पिता शब्द कहने में मुश्किल लग रहा था। वो जारी रखी, सबसे महत्वपूर्ण मुसीबत में मत पड़ना, सीन मत करना। तुम्हें पता है अगर तुमने किया तो क्या होगा? एक थप्पड़ के बाद एक और बड़ा थप्पड़। एक प्रतिष्ठित स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे के लिए जाना, ये एक देसी मुर्गे को फीनिक्स के घोंसले में सार्वजनिक फांसी के लिए फेंकना था। मैं कल के हर अजीब पल की कल्पना पहले से कर सकता था। अगले दिन हम चारों 2 कारों में लेजेंडरी रॉयल किंडरगार्टन पहुंचे। प्रवेश द्वार लग्जरी वाहनों से भरा था। हर पेरेंट रेड कारपेट पर चलने जैसा कपड़ा पहने था। जैसे ही शिनबिन बाहर निकली, वो हर नज़र का केंद्र बन गई और मैं उसके पीछे चल रहा था, बिल्कुल पत्नी पर जीने वाले आदमी जैसा। जमीन हो और शिंजे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, चारों तरफ सब कुछ देखकर चौड़ी आंखों के साथ। स्पोर्ट्स डे जल्दी शुरू हो गया। पहला इवेंट पेयर्स था, कुल 3 टीम्स। मैं और जमीनहो एक टीम, शिनबिंग और शिंजे दूसरी। पापा चलो, हम डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस जीतेंगे। मैंने अपने बगल में शिनबिंग की लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स को देखा, फिर अपनी लास्ट मिनट खरीदी गई वाली को देखा। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया। स्टार्टिंग गन चली, हमने हमारा चैंट बोला और हम आगे दौड़े। जमीनहो और मैं परफेक्ट सिंक में आगे निकल गए। फिनिश लाइन बस वही थी। फिर बगल वाली लेन में एक पिता का पैर फिसल गया। वो सीधे शिनबिंग और शिंजे की तरफ गिरा। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने चिल्लाया, सावधान। लगभग शुद्ध इंस्टिंक्ट से मैंने पैर बांधने वाली रस्सी छोड़ी और आगे लपका। अपनी पूरी ताकत से मैंने शिनबिंग और शिंजे को रास्ते से धक्का दिया। वो लड़खड़ाए और ट्रैक के बगल वाली घास पर गिरे, बिना किसी चोट के, और मैं 100 किलो से ज्यादा वजन वाले पिता के नीचे पूरी तरह कुचल गया। मेरी पीठ में असहनीय दर्द था। मुझे लगा जैसे मेरे अंग सब अपना पता बदल चुके हों। मेरी आंखों के सामने तारे दिख रहे थे। पूरी फील्ड में हलचल मच गई। टीचर्स और स्टाफ दौड़कर आए और उस आदमी को मुझ पर से उठाया। सर, आप ठीक तो हैं? मैं घास पर मुंह के बल मरा हुआ कुत्ता जैसा पड़ा था। मुझे वापस जिंदा होने में काफी समय लगा। शिनबिंग ने दिखावा भूलकर दौड़कर आई, मेरे बगल में झुक गई। जबू, तुम कैसे हो? ठीक तो हो? उसकी आवाज में अर्जेंसी का हल्का सुर था, जिसे शायद खुद उसे भी पता नहीं था। मैंने दर्द से सिर उठाया और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, अभी सांस ले रहा हूं, बस लगा जैसे टैंक मुझ पर से गुजर गया हो। जामिनहो और शिंजे आंसू भरी आंखों से दौड़कर आए। दोनों लड़कों ने मुझे दोनों तरफ से गले लगा लिया और सुबकने लगे। उन्हें देखकर मेरे अंदर गर्माहट फैल गई। वे सच में बहुत समझदार थे। मेरी पीठ का दर्द अचानक बहुत कम गंभीर लगने लगा। ये काबिल था। मुझे आखिरकार इंजर्ड पार्टी के रूप में एम्बुलेंस में लादा गया और सीधे अस्पताल ले जाया गया। पूरे चेकअप के बाद पता चला कि मेरी कमर में गंभीर सॉफ्ट टिश्यू ब्रूजिंग है। सौभाग्य से कोई हड्डी नहीं टूटी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन वार्ड में लेटा था, बस मेड की अटेंशन का लुत्फ उठा रहा था। शिनबिंग स्कूल का काम निपटाकर अस्पताल आई। वो बेड के पास खड़ी मुझे जटिल एक्सप्रेशन से देख रही थी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। ये पहली बार था जब उसने किसी सच्ची ईमानदारी से मुझे थैंक यू कहा। मैंने ग्रिन किया और कूल पोज बनाने की कोशिश की। पीठ में खिंचाव हुआ और मैं दर्द से सिकुड़ गया। मैंने मजाक में कहा, मिन, साधारण थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये वर्कप्लेस इंजरी है। मेडिकल बिल्स, लॉस्ट अर्निंग्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, अमाउंट तुम पर छोड़ता हूं। शिनबिंग ने मुझे देखा। उसके मुंह का कोना मुश्किल से हिला, लेकिन हिला। तुम्हें मुआवजा मिलेगा, उसने रुककर कहा। आज मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हें चोट नहीं लगती। वाह, उसने माफी मांगना भी सीख लिया।
ये सच में दुर्लभ नज़ारा था। कोई बात नहीं, मामूली चोट, फिक्र मत करो, मैं इसे लाइफ एक्सपीरियंस कहूंगा। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। जामिनहो और शिंजे ने सिर झांका और दरवाजे से अंदर आए। वे एक फ्रूट बास्केट ले रहे थे, जो लग रहा था शिनबिंग ने अभी खरीदा हो। जामिनहो ने बास्केट रखा और बेड के किनारे सावधानी से टिपटो करके आया। अभी भी दर्द हो रहा है? तुम मरने वाले तो नहीं हो ना? शिंजे ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, अंकल सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने दोनों के सिर रगड़े। तुम दोनों ठीक हो, बस यही मुझे चाहिए था। मेरी चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। शिंजे ने ऊपर देखा, आंखें चमक रही थीं। अंकल, आज तुम बहुत बहादुर थे। बिल्कुल था, मेरे पापा सुपरमैन हैं, मेरे हीरो। दोनों लड़कों को मुझे ऐसे देखकर मेरे अंदर गर्माहट भर गई। दर्द का हर टुकड़ा पहले ही खिड़की से उड़ चुका था। शिनबिंग चुपचाप एक तरफ खड़ी हम तीनों को देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट हो रहा था, पहले वाली ठंडक से बहुत दूर। अगले कुछ दिन मैं अच्छे से रहा। खाना बनाने की जरूरत नहीं, खाना डिलीवर होता था। मुझे बस लेटे रहना और ठीक होना था। शिनबिंग हर दिन मुझे देखने आती। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन अब पहले जैसी कांटों से भरी नहीं थी। दोनों लड़के मेरे पर्सनल छोटे नर्स बन गए, जिन्हों जोक सुनाने का चार्ट संभाले, शिंजे मुझे कहानियां पढ़ने का। हाल ही में जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग जैसी लग रही थी। एक दिन मैं लेटा हुआ शिंजे की नर्म आवाज में द लिटिल प्रिंस सुन रहा था कि वार्ड का दरवाजा अचानक जोर से खुला। एक आदमी जिसे मैं नहीं पहचानता था सूट बूट में अंदर आया। उसके पीछे कई पत्रकार कैमरा लिए थे। उस आदमी ने तेजी से अंदर आकर जोर से ऐलान किया, मिस शिन, हमने सुना है कि आपने गुप्त रूप से बच्चों को जन्म दिया और पिता को अस्पताल में छिपा रखा है। क्या ये सच है? हर तरफ कैमरा फ्लैश चमके। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। क्या हो रहा है? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? शिनबिंग का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो मेरे और बच्चों के सामने आ गई। तुम लोग कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? उनका नेतृत्व करने वाला आदमी चालाकी भरी मुस्कान से बोला, मिस शिन, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, हम बस कुछ बातें वेरीफाई करना चाहते हैं। ये सज्जन यहाँ बच्चों के पिता हैं, सही? और ये दोनों लड़के आपके जुड़वा बेटे हैं? उसका कैमरा मेरी और जिन्हों की तरफ घुमा। शिंजे भी घबरा गया, जामिनहो के पीछे छिप गया। मैंने तुरंत समझ लिया, ये बिजनेस राइवल द्वारा भेजे गए लोग थे। ये ट्रैप था। वे स्कैंडल का इस्तेमाल शिनबिंग और उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए करना चाहते थे। शिनबिंग गुस्से से कांप रही थी। उनके काम ने उसकी प्राइवेसी का पूरी तरह उल्लंघन किया था, लेकिन बच्चों की रक्षा के लिए वो बस पीछे हटती जा रही थी। पत्रकार आगे बढ़ा, मिस शिन, कृपया हमारे सवालों का जवाब दें। इस सज्जन से आपका क्या रिश्ता है? आप बच्चों को पब्लिकली कब एक्नॉलेज करने वाली हैं? वे बेड तक पहुंचने वाले थे। मैंने फैसला कर लिया। बेड से बाहर कूदा, पीठ के दर्द को दांतों तले दबाया, बेड साइड टेबल से पानी का जग पकड़ा और सीधा पत्रकारों के समूह पर पानी फेंक दिया। फिर मैंने शिनबिंग और दोनों बच्चों को पकड़ा और खिड़की की तरफ इशारा किया, कूदो, मैं कवर करूंगा। कमरे में सब स्तब्ध थे। पत्रकार गर्म पानी से चिल्लाया और इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। शिनबिंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूं। मैंने बेडशीट खींची और उसे रस्सी में बांधते हुए बोलता रहा, कूदो, सिर्फ तीसरी मंजिल है, ठीक हो जाएगा। गांव में मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूं। ये झूठ था, मैंने कभी दूसरी मंजिल से ज्यादा नहीं कूदा था, और उसमें एड़ियां मुड़ गई थीं। मैंने शीट का एक सिरा हीटिंग पाइप से बांधा और दूसरा सिरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर मैंने शिनबिंग और दोनों बच्चों को खिड़की की तरफ धकेला और उन्हें स्लाइड करने को कहा। शिनबिंग ने हिचकिचाया, लेकिन आगे बढ़ते पत्रकारों को देखकर फैसला कर लिया। उसने शिंजे को पकड़ा और उसे स्लाइड करवाया। जामिनहो तुरंत उसके बाद गया। जामिनहो बिना डर का था और बंदर से भी तेज नीचे उतर गया। मैंने शिनबिंग को आखिर में खिड़की से बाहर जाते देखा और राहत की सांस ली। फिर मैं मुड़ा उन पत्रकारों की तरफ जो फिर से इकट्ठा हो गए थे, और उन्हें अपनी सबसे उत्तेजक मुस्कान दी। मैंने तकिया, फ्रूट बास्केट और आसपास की हर चीज पकड़ी और उन पर एक साथ फेंक दी। आओ फिर, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि देशी लड़का क्या कर सकता है। काफी अराजकता पैदा करने के बाद मैंने शीट पकड़ी और खिड़की से कूद गया। मैं साफ नहीं उतरा, मेरा पिछवाड़ा फिर जमीन से टकराया। बैक की इंजरी के साथ लैंडिंग इंजरी, डबल हेड। शिनबिंग दौड़ कर आई और मुझे उठाने में मदद की, गुस्से और घबराहट दोनों से भरी। क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी आंखें लाल थीं। क्या वो मेरी चिंता कर रही थी? मैंने कहा, बात मत करो, चलो, वरना वे बाद में पीछा करेंगे। एक टांग लंगड़ाते हुए शिनबिंग के सहारे में दोनों बच्चों के साथ पूरी बेढंगी हालत में अस्पताल से भागा। क्लाउड समिट एस्टेट वापस पहुंचकर सब अभी भी हिल चुके थे। शिनबिंग ने तुरंत पीआर डिपार्टमेंट को कॉल किया फॉलआउट संभालने के लिए, और मैं बेड पर लेट गया। इस बार मैं सच में हिल भी नहीं सकता था। जामिनहो और शिंजे मेरे बेड साइड पर पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे। पापा, तुम मरने वाले तो नहीं हो ना? मेरे पास शब्द नहीं थे, सच में। शिनबिंग ने अपने कॉल्स खत्म किए और मेरे कमरे में आई। उसने बाकी सबको भेज दिया, सिर्फ हम दोनों थे। जबू, तुमने आज जो किया वो क्यों किया? मैंने अनजान बनने का नाटक किया। कोई खास वजह नहीं, सेल्फ डिफेंस।
तुम जानते हो मैं ये नहीं पूछ रही। शिनबिंग बेड के पास आई और बैठ गई। तुम हमें खुद संभालने दे सकते थे। तुमने खुद को रिस्क क्यों किया हमें बचाने के लिए? मैंने उसे लैंप लाइट में देखा। उसके सारे डिफेंस नीचे थे। उसका चेहरा थका और अनिश्चित था। वो अब अनटचेबल आइस कोल्ड सीईओ नहीं थी। अभी वो सिर्फ एक औरत थी। मैं एक पल चुप रहा और फिर बोला, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया। शिनबिंग की आंखों में कुछ धुंधला हुआ। मैंने अपने बेटों के लिए किया। जामिनहो मेरा बेटा है, शिंजे मेरा बेटा है। वे भाई हैं। मैं खड़े खड़े देख नहीं सकता कि उनमें से किसी को चोट पहुंचे। फिर मैं रुका और ग्रिन कर दिया। और तुम मेरे बेटे की माँ हो। मैं ठीक से खड़े खड़े किसी को तुम्हारे साथ धक्का मुक्की नहीं करने दे सकता। शिनबिंग जड़ हो गई। उसने मुझे बहुत लंबे समय तक देखा। फिर उसने सिर झुका लिया, उसके कंधे हल्के से हिले। मैंने एक अकेला आंसू गिरते देखा। वो उसके घुटने पर रखे हाथ के पीछे गिरा। हे भगवान, वो रो रही थी। मैं घबरा गया। मैं बैठने की कोशिश करने लगा। अरे प्लीज रोना मत, मैं बस बातें कर रहा था। मैं हमेशा बिना सोचे बोलता हूँ। तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। मैं उसे शांत करने की कोशिश में उलझ गया और फिर अपनी पीठ खींच ली। हिलना मत। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा फिर शांत था, लेकिन आंखें अभी भी हल्की लाल थीं। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे माथे से बाल धीरे से पीछे किया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन जब उन्होंने मेरी त्वचा को छुआ तो लगा जैसे करंट दौड़ गया। मेरा दिल तेज हो गया। जू, कल पैटर्निटी रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरा पेट बैठ गया। वो चीज जिसका मैं डर रहा था आखिर आ गई। अगर रिजल्ट्स कंफर्म करें कि वे दोनों तुम्हारे बेटे हैं, तो तुम क्या करोगे? मैंने मुंह खोला और पाया कि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। मैं क्या करने वाला था? मुझे नहीं पता था। मैं एक बार भाग चुका था। उसे जामिन हो देना ऐसा कुछ था जो मैं नहीं कर सकता था। कमरे में लंबी साइलेंस छा गई, जब तक जाओ की आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आई। ये तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे पापा को चोट पहुंचाई। नहीं, वे बुरे लोग थे। तुम्हारी गलती थी। दोनों लड़कों की बहस सुनकर शिनबिंग और मैंने एक दूसरे को देखा, और दोनों को दूसरे की आंखों में वही लाचारी भरी मुस्कान दिखाई दी। शायद चीजें उतनी बुरी नहीं थी जितनी लग रही थी। अगली सुबह मुझे जोरदार हिलाने से जगाया गया। पापा देखो। जामिनहो मेरे चेहरे के सामने लिफाफा हिला रहा था। टेस्ट रिजल्ट्स। मेरा दिल जमीन पर गिर गया। जजमेंट डे आ गया। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। लगा जैसे वो 1000 पाउंड वजन का हो। शिनबिंग मेरे बगल में खड़ी थी, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। दोनों लड़के टेंशन भरे चेहरों से मुझे देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और उसे फाड़ा। अंदर कई पेज थे जिनमें टेक्निकल भाषा भरी थी। मैं सीधे आखिरी पेज पर गया और कंक्लूजन पढ़ा। डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस के आधार पर टेस्ट किए गए व्यक्ति जू और टेस्ट किए गए व्यक्ति जामिनहो के बीच कोई बायोलॉजिकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। क्या? मैंने झटके से सिर उठाया। अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने फिर पढ़ा। काला और सफ़ेद, क्रिस्टल क्लियर। मेरे और जामिनहो के बीच कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं। ये कैसे संभव है? फिर मुझे अचानक याद आया कि उस दिन मैंने अपनी उंगली कैसे काटी थी। घबराहट में जो मैंने डाला था वो। मैंने तेजी से सिर शिनबिंग की तरफ घुमाया। क्या उसने भी कुछ किया था? शिनबिंग ने मेरी नज़र का जवाब दिया। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह स्थिर था। जैसा तुम चाहते थे जू, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मेरा बेटा नहीं? तो फिर किसका बेटा है? इसके बारे में सोचने से पहले शिनबिंग ने एक और डॉक्यूमेंट निकाला। ये अलग है, उसने मुझे थमा दिया। मैंने देखा। ये शिनबिंग और जाओ के बीच पैटर्निटी टेस्ट था। कंक्लूजन शिनबिंग को जामिनहो की बायोलॉजिकल मदर के रूप में सपोर्ट करता था। तो अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? शिनबिंग ने मुझे देखा। उसकी आंखें फिर ठंडी हो गईं। तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया। तुमने मेरा बेटा 6 साल तक मुझसे छिपा कर रखा। जे वू, अच्छा खेला। तुम भी काफी क्रूर हो। मैंने मुंह खोला और एक शब्द नहीं बोल पाया। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने जामिनहो को देखा जो वहां खड़ा कंफ्यूज था। साफ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिंजे ने शिनबिंग की आस्तीन खींची। मॉम, इसका क्या मतलब है? क्या अंकल जाओ के पापा नहीं हैं? शिनबिंग ने जवाब नहीं दिया। वो मेरे पास आई और बेड पर पहले से तैयार कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। जेवू, चूंकि हमारा इतिहास है और चूंकि तुमने एक बार हमें बचाया है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। यहाँ 10 मिलियन है। पैसा ले लो और हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाओ। बच्चों के सामने कभी मत आना। 10 मिलियन। 6 साल पहले उसने जो मुझे दिया था उसका 2 गुना। इतना पैसा किसी भी शहर में शानदार जिंदगी जीने के लिए काफी था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को देखा, फिर बेड के किनारे खड़े जामिनहो को देखा जो पूरी तरह खोया हुआ था। 6 साल की यादें फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगी। पहली बार जब उसने मुझे पापा कहा, उसके पहले कदम, जब वो बीमार था तो पूरी रात उसे गोद में लिए रहना,
आंख बंद करने से डरकर। जब वो मुसीबत में पड़ता तो पड़ोसियों से माफी मांगना। उसका बचाकर रखा कैंडी मेरी जेब में चुपके से डालना। मैंने उसे एक असहाय नवजात से एक शरारती लड़के में बदला, जो पेड़ चढ़ सकता था और पक्षी के घोंसले लूट सकता था। वो मेरी पूरी दुनिया था। और अब कोई मेरी पूरी दुनिया को 10 मिलियन में खरीदना चाहता था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और शिनबिंग की ठंडी नज़र के नीचे उसे पेज दर पेज फाड़ दिया। टुकड़े बर्फ की तरह फर्श पर गिरे। मिस्टर शिन, पैसा अच्छी चीज़ है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। 6 साल पहले मैंने तुम्हारा पैसा लिया और उसे ले लिया। वो मेरी गलती थी। इन 6 सालों में अगर मैंने उसे सबसे अच्छी ज़िंदगी नहीं दी तो वो मेरी गलती है। लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक मैंने हमेशा उसे अपना खून पसीना माना है। उसे बहुत प्यार और लाड से रखा है। मैंने उसे चलना सिखाया। मैंने उसे बोलना सिखाया। मैंने उसे ईमानदार और बहादुर होना सिखाया। वो मैं, जू वू का बेटा है। खून हो या ना हो, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम्हें वो चाहिए, ठीक है, मेरी लाश के ऊपर से लो। मेरे शब्द कमरे में बम की तरह फटे। शिनबिंग का चेहरा तुरंत सफ़ेद हो गया। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके नज़र में पैसे पीछे भागने वाला देहाती ऐसा कुछ कह सकता है। उसके होंठ कांपे। वो एक पूरा वाक्य भी नहीं बना पाई। मत मरो। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मुझे माँ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना पापा चाहिए। प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। जामिनहो अनियंत्रित रूप से रो रहा था। मेरी टांग से लिपट गया। मैं झुका और उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखें जल रही थीं। तुम बेवकूफ़ लड़के, पापा तुम्हें कभी कैसे नहीं चाहेंगे। मैं तुमसे शब्दों से ज्यादा प्यार करता हूं। अंकल शिंजे भी आ गए। उसने हम दोनों को देखा, फिर अपनी माँ को। उसके चेहरे पर द्वंद्व और अनिच्छा भरी थी। वो हिचकिचाया, फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरी आस्तीन खींची। अंकल, प्लीज मत जाओ। मेरा दिल पिघल गया। फिर दरवाजे से वो आवाज आई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस करो। एक तेज नजर वाले बुजुर्ग आदमी दरवाजे पर खड़े थे। वो छड़ी लेकर अंदर आए। बटलर द्वारा सहारा दिए जा रहे थे। वो शिनबिंग के पिता थे, शिन ग्रुप के चेयरमैन। मैंने उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल मैगजीन्स में देखा था। पापा, आप यहाँ क्यों? शिनबिंग हैरानी से सीधी हो गई। अगर मैं और इंतजार करता तो वापस आने के लिए परिवार ही नहीं बचता। देखो तुम क्या कर रही हो। बुजुर्ग ने सूखी सांस ली। उसकी तेज नजर कमरे में घूमी। आखिरकार वो मेरे ऊपर रुकी। तुम जे वू हो? जी। मैंने टेस्ट रिजल्ट्स देख लिए हैं। वो शिनबिंग के पास गए। घृणित, तुमने पैटर्निटी रिपोर्ट जाली बनाई क्या? मैंने तेजी से शिनबिंग की तरफ देखा। समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। शिनबिंग का चेहरा पीला पड़ गया और सिर झुका लिया। पापा, क्या तुम सोचती थी कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम जाली रिपोर्ट इस्तेमाल करके जू को भगाना चाहती थी और दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहती थी। ये शुद्ध स्वार्थ है। क्या ये जेवू के साथ न्यायपूर्ण है? बुजुर्ग ने बटलर से एक और डॉक्यूमेंट लिया और मुझे थमा दिया। ये असली रिपोर्ट है। मैंने कांपते हाथों से उसे लिया। कंक्लूजन पेज पर साफ लिखा था, जामिनहो की बायोलॉजिकल पैटर्निटी जे वू के रूप में कंफर्म। शिंजे की बायोलॉजिकल पैटर्निटी जे वू के रूप में कंफर्म। मेरा दिमाग जैसे 10,000 हस्कीज ने तोड़ दिया हो। ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैंने शिनबिंग की तरफ इशारा किया। गुस्से से बोल भी नहीं पा रहा था। पहले जाली रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि मैं जामिनहो का पता नहीं हूं, फिर मुझे खरीदने की कोशिश। शिनबिंग ने आखिरकार बोला, मैं तुम्हारी टेस्टिंग कर रही थी। मुझे जानना था कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, पैसा या बच्चा। 6 साल पहले तुम पैसा पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। मुझे डर था कि तुम फिर वही करोगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं बस वहां खड़ा था। तो जो कुछ भी अभी हुआ वो टेस्ट था? मैंने नरमी से नहीं पूछा। और क्या तुम्हें जवाब मिल गया? शिनबिंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी लाल किनारे वाली आंखों ने सब कुछ कह दिया। उसके पिता ने तब बोला, बस बीते को जाने दो, अब मायने रखता है बच्चों का क्या होता है। उन्होंने मुझे देखा, फिर शिनबिंग को। तुम दोनों इन दोनों बच्चों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो। न तुम न मैं एक दूसरे से वो अधिकार छीन सकते हो। मेरा सुझाव है कि तुम शादी कर लो, उन्हें वो पूरा घर दो जिसके वे हकदार हैं। क्या? शिनबिंग और मैंने ठीक एक साथ चीख मारी। शिनबिंग से शादी? क्या वो मजाक कर रहे थे? ये बुजुर्ग मुझसे भी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। पापा, आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने तुरंत सहमति जताई। न मैं भी। मैं देहात की आज़ादी की आदत डाल चुका हूं। मैं बाकी जिंदगी बर्फ के ब्लॉक को घूरते हुए नहीं बिताना चाहता। शिनबिंग ने झिड़की, किसे बर्फ का ब्लॉक कह रहे हो? मैंने जवाब दिया, जो वैसा बर्ताव करता है। और हम फिर बहस करने लगे। दोनों चुप रहो, बुजुर्ग ने कहा। क्या तुम सोचते हो मुझे ये मजा आता है? अगर मेरे 2 पोतों के लिए नहीं होता तो मैं तुम दोनों पर एक सांस भी बर्बाद नहीं करता। उन्होंने जाओ और शिंजे की तरफ इशारा किया। क्या तुम लड़के पूरे परिवार चाहते हो?
क्या तुम पापा और मॉम को साथ चाहते हो? दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा, फिर ठीक एक साथ सिर हिलाया। जाओ आगे बढ़कर बोला, मैं चाहता हूं पापा और मॉम साथ रहें। शिंजे ने धीरे से कहा, मैं भी। हम दो छोटे गद्दारों द्वारा बेच दिए गए थे। शिनबिंग और मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। मिस्टर शिन सीनियर ने हमें बहस करने का कोई मौका नहीं दिया। तय हो गया, बच्चों को सही स्टैंडिंग देने के लिए और मीडिया को बंद करने के लिए तुम शादी करोगे। ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होगी। बेशक अलग अलग कमरे रखोगे, एक दूसरे में दखल नहीं दोगे। जब बच्चे बड़े हो जाए, अगर तुम डिवोर्स चाहो तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। शिनबिंग और मैंने एक दूसरे को देखा। हम दोनों को दूसरे की आंखों में वही हिचकिचाहट दिखाई दी। ये अभी के लिए एकमात्र समाधान था और शायद सबसे अच्छा। मैं तुम्हें एक दिन सोचने के लिए देता हूं, मिस्टर शिन सीनियर ने कहा और बटलर के साथ बाहर चले गए। कमरे में फिर सिर्फ हम चार थे। माहौल बहुत अजीब था। आखिरकार मैंने ही इसे तोड़ा। मैंने गला साफ किया, मिस शिन, आप क्या सोचती हैं? शिनबिंग ने मुझे तिरछी नजर से देखा। वो अभी भी ब्लॉक ऑफ आइस वाले कमेंट से नाराज थी। उसने ठंडे से कहा, बच्चों के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, वे दोनों घर चाहते हैं। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, मुझे भी नहीं। और इसी तरह हमारी शादी सबसे कैजुअल तरीके से तय हो गई। 3 दिन बाद हम रजिस्ट्री ऑफिस गए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आए। उस लाल सर्टिफिकेट को हाथ में पकड़कर मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं। 6 साल पहले मैंने खुद को पैसे के लिए बेचा। 6 साल बाद मैंने अपने बेटे के लिए खुद को बेचा। मेरी जिंदगी कुछ कम ड्रामेटिक नहीं थी। नई फैमिली के गठन को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने खाना बनाने का फैसला किया। मैंने घरेलू शेफ्स की मदद को विनम्रता से ठुकरा दिया। मैंने विला की किचन अपने कब्जे में कर ली। जामिन होल्लार टपकाता हुआ अंदर आया। पापा, क्या बना रहे हो? मेरा सिग्नेचर डिश, क्ले पॉट चिकन। मैंने देहात में आधा साल पाले उस बड़े मुर्गे को निकाला और तैयार करना शुरू किया। शिंजे और शिनबिंग ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और दोनों दूर ही रहे। आधे घंटे बाद किचन से खुशबू बाहर निकली। मैंने भाप से भरा बड़ा क्ले पॉट चिकन टेबल पर रखा, किनारे पर बेक्ड कॉर्न ब्रेड। आओ, अपने पापा का खाना चखो। जामिन हो सबसे पहले कॉर्न ब्रेड का टुकड़ा पकड़कर ब्रॉथ में डुबोने लगा जब तक उसका पूरा चेहरा चमकने नहीं लगा। ये अद्भुत है, ये बहुत अच्छा है। पापा का बनाया खाना पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है। मैंने शिंजे के बाउल में चिकन की टांग रखी। ये लो, तुम भी। शिंजे में सावधानी से काटा। उसकी आंखें चमक उठी। ये बहुत अच्छा है। मैंने संतोष से शिनबिंग को देखा। मिस शिन, कृपया सम्मान दे। शिनबिंग ने हिचकिचाया, फिर उसने चॉपस्टिक्स उठाई, चिकन का छोटा टुकड़ा उठाया, परफेक्ट एलिगेंस के साथ मुंह में रखा और जड़ हो गई। मैंने कहा, कैसा लगा? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक और टुकड़ा लिया, फिर एक और। आखिर तक उसने लगभग आधा पॉट खा लिया। उसके मुंह ने नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर ने हाँ कहा। वो सच में घमंडी औरत थी। डिनर के बाद हम चारों लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। हालांकि अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। जामिनहो और शिंजे मेरे साथ सट कर बैठे थे, बकबक कर रहे थे। शिनबिंग पास वाले सिंगल सोफे पर फाइनेंशियल मैगजीन लेकर बैठी थी। वो पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार हमारी तरफ आ रही थी। टीवी पर कॉमेडी चल रही थी। हम तीनों हंसते हंसते थक नहीं रहे थे और हमारे साथ हंसते हुए शिनबिंग के मुंह का कोना हल्का सा ऊपर मुड़ गया। उस पल खिड़की से चांदनी अंदर आई और उसके चेहरे पर पड़ी। मैंने अचानक सोचा कि वो थोड़ी अलग लग रही है। ये बर्फ का ब्लॉक अब उतना ठंडा नहीं लग रहा था। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के बाद की जिंदगी सरप्राइज और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी थी। मैं ऑफिशियली देसी मुर्गी पालक से शिन ग्रुप की प्रेसिडेंट के जिंदा पति बन गया। मेरा मुख्य ड्यूटी चाइल्ड केयर। शिनबिंग अभी भी वर्कaholic थी। सुबह जल्दी निकलना और देर से घर आना, लेकिन वो पहले से ज्यादा जल्दी घर आने लगी थी। पहले वो ऑफिस छोड़ने वाली आखिरी व्यक्ति होती थी। अब वो अनावश्यक एंगेजमेंट्स ठुकरा देती थी ताकि डिनर से पहले घर पहुंच सके, क्योंकि उसे पता था कि घर पर 3 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना दूसरा करियर विकसित किया, स्टे एट होम हस्बैंड। अपने खाने से मैंने 3 पेटों को सफलतापूर्वक जीत लिया, खासकर शिनबिंग का। वो शिकायत करती थी कि मेरा खाना बहुत घी वाला है, बहुत अनहेल्दी है, लेकिन वो हमेशा सबसे ज्यादा खाती थी। दोनों लड़के हर दिन और करीब आते जा रहे थे। जामिनहो शिंजे का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। किंडरगार्टन में जो भी शिंजे को तंग करने की हिम्मत करता, जामिनहो सेकंड में उस पर टूट पड़ता। शिंजे जामिनहो का पर्सनल ट्यूटर बन गया। हर शाम वो होमवर्क सुपरवाइज करता और बेड टाइम स्टोरीज सुनाता। एक तूफान, एक शांत तालाब। दोनों का तालमेल ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिर शिन ग्रुप का एनिवर्सरी गाला आया। प्रेसिडेंट के पति के रूप में मुझे अटेंड करना था। मैं उधार लिए डिजाइनर सूट में भीड़ में खड़ा था। चारों तरफ परफेक्शन से कपड़े पहने लोग। मुझे पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, जैसे हस्की हंसों के झुंड में भटक गया हो। शिनबिंग दूसरी तरफ सिल्वर इवनिंग गाउन में रॉयल्टी जैसी लग रही थी, शब्दों से परे खूबसूरत।
उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिजनेस टाइटन्स की भीड़ में तरलता से घूमी। ये मेरा पति जेवू है। हर बार जब वो मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करती, मुझे कमरे के हर ताकतवर आदमी से ईर्ष्या और नाराजगी का मिश्रण महसूस होता। मैं चुपचाप खुश था। घूरते रहो, तुम में से कोई भी ये डील नहीं कर सकता था। गाला के बीच में एक चिकना दिखने वाला आदमी शराब के ग्लास के साथ आया। वो डायरेक्टर वैंग था, वही राइवल कंपनी का एग्जीक्यूटिव जिसने अस्पताल में पत्रकार भेजे थे। मिस शिन, बहुत दिनों बाद मिले, आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसकी मुस्कान बिल्कुल सच्ची नहीं थी। और ये जरूर लेजेंडरी मिस्टर जे होंगे, काफी रेपुटेशन, काफी अपीयरेंस। व्यंग छिपाना नामुमकिन था। शिनबिंग का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। वो जवाब देने वाली थी कि मैं पहले पहुंच गया, उसका हाथ पकड़कर। मैंने डायरेक्टर वैंग को अपनी सबसे चमकदार मुस्कान दी। डायरेक्टर वैंग, खुशी मेरी है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है आपकी कंपनी में हाल ही में कैश फ्लो की कुछ दिक्कतें चल रही हैं। ये तो बिजनेस है, बर कह दे, कभी जीत कभी हार। हालांकि मुझे पर्सनली पता नहीं, मैं जन्म से लकी हूं। अच्छी शादी की, तब से कोई चिंता नहीं। मैंने शिनबिंग को कमर से पास खींचा और उसके कान के पास फुसफुसाया। ऐसा ही है ना डार्लिंग? शिनबिंग सख्त हो गई, लेकिन उसने साथ निभाया। डायरेक्टर वैंग गुस्से से लाल हो गया। मेरी छोटी स्पीच लग रही थी जैसे मैं पत्नी पर जीने का घमंड कर रहा हूं, लेकिन असल में उसकी फेल होती कंपनी पर तंज था, जिसमें पब्लिक अफेक्शन का डिस्प्ले भी शामिल था। कम नुकसान, ज्यादा अपमान। डायरेक्टर वैंग एक शब्द नहीं बोल पाया। मैंने शैंपेन का ग्लास उठाया और उसी तरह घुमाया जैसे उसने किया था। यहां दूसरों का मजाक उड़ाने में समय बर्बाद करने के बजाय शायद आप सैलरी कैसे देनी है ये सोच लें, वरना जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तो आप अपनी रेज्यूमे मेरी पत्नी को भेज रहे होंगे। मैंने शिनबिंग का हाथ पकड़ा और हम चल दिए। डायरेक्टर वैंग की गुस्से भरी गालियां हमारे पीछे आ रही थीं। जैसे ही हम शांत कोने में पहुंचे, शिनबिंग ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने मुझे जटिल एक्सप्रेशन से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने भौएं उठाईं। बस तुम्हारा साथ दे रहा था, शुक्रिया की जरूरत नहीं। शिनबिंग बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, तुम असल में किस तरह के इंसान हो? मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने मुस्कुराया। मैं बस एक किसान हूं, तुम्हारे बच्चों का पिता हूं और कानूनी रूप से तुम्हारा पति हूं। और उसके बाद? बाद की बात बाद में। मैंने बॉलरूम की चमकती लाइट्स और दूर दो छोटी आकृतियों को देखा जो केक चुरा रही थीं। कम से कम अभी। मुझे लगता है जिंदगी काफी अच्छी है। शिनबिंग ने मेरी नजर का पीछा किया, वो भी मुस्कुराई। वो मुस्कान बर्फ का पहला पिघलना जैसी थी, बसंत की पहली गर्माहट जैसी थी। शायद यही जिंदगी है, अप्रत्याशित मोड़ों से भरी और उन सरप्राइजेस से जो तुम कभी नहीं देख सकते थे। कौन सोच सकता था कि 6 साल पहले किया गया एक लापरवाह डील एक दिन इतना शोरदार और गर्म घर पैदा कर देगा। मैंने अपने बगल की औरत और पास वाले 2 बच्चों को देखा और अपने सीने में वो स्थिरता महसूस की जो पहले कभी नहीं महसूस की थी। खैर, इस औरत पर बाकी जिंदगी जीना अब इतना बुरा डील नहीं लग रहा था।